गुड मॉर्निंग गार्ड्स। आज हम यहाँ पर आज के क्लास में जो औद्योगिक सुरक्षा जो होती है उस सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, जिसे आप औद्योगिक सुरक्षा कह सकते हैं या फिर वाणिज्यिक सुरक्षा। औद्योगिक सुरक्षा में इंडस्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज आ गई। वाणिज्यिक सुरक्षा में मॉल्स भी आ जाते हैं, कोई ऐसी जगह भी आ जाती है जहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी शॉप हो, किसी ज्वेलर्स की बड़ा शॉप हो, कोई डी मार्ट हो या फिर बिग बाज़ार हो। इस तरह की सारी चीज़ें कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक सुरक्षा में आ जाती हैं। औद्योगिक सुरक्षा में मैंने जैसे बताया कि फैक्ट्री हुई औद्योगिक सुरक्षा में आ जाती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं हम आज इसमें क्या क्या है। औद्योगिक और वाणिज्यिक तैनाती को कई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुरक्षा गार्ड की सेवा की आवश्यकता होती है, जिसमें पहुंच नियंत्रण, यातायात नियंत्रण और पार्किंग शामिल है। तो कोई संस्थान जो हमसे औद्योगिक सुरक्षा ले रहा है या वाणिज्यिक सुरक्षा ले रहा है, तो वो अपने तीन पर्पस सॉल्व करने के लिए ये सुरक्षा ले रहा है, जिसमें आ गया पहुंच नियंत्रण, यातायात नियंत्रण, पार्किंग शामिल है। तो कोई गेट पे हमारी सुरक्षा जो लगाई जाएगी वो इसलिए लगाई जाएगी ताकि वहाँ पे वो एक पोस्ट जो होगी वो देखेगी कि कौन आ रहा है जा रहा है। इस चीज़ की निगरानी हम वहाँ पे करेंगे। और एक होगी वहाँ पे आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री किस हिसाब से करनी है, इसको हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पे कि इन आउट रजिस्टर मेंटेन करेंगे व्हीकल्स का, उनके नंबर्स, उनकी बिल्टी वगैरह चेक करना। एक पार्किंग, तो वहाँ पे जो संस्थान है उसमें व्हीकल्स को हमें पार्किंग करानी पड़ेगी ताकि एक व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर व्हीकल्स लग सकें और उनको वापस निकालने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये तीन उद्देश्य जो रहते हैं, इन पर्पस को पूरा करने के लिए कोई भी संस्थान सिक्योरिटी हायर करता है। तो उसमें एक तो गेट की कंट्रोलिंग हो गई, एक ट्रैफिक कंट्रोलिंग हो गई और एक पार्किंग की कंट्रोलिंग हो गई। तो इस तरह से करेंगे हम यहाँ पर पढ़ाई। संगठन के प्रकार के आधार पर जोखिम भिन्न हो सकता है। एक सुरक्षा गार्ड के पास किसी आपात स्थिति में त्वरित और कुशलता से कार्य करने की योग्यता और क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, आग, चिकित्सा स्थिति, ब्रेक इन आदि। तो इसमें आप क्लियरली समझे होंगे जो इसमें लिखा हुआ है, संगठन के आधार पर जोखिम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा था कि हर एक संस्थान की अपनी जिम्मेदारियां हैं और वहाँ पे काम करने का एक अपना ही तरीका है और वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लचीला बनना पड़ता है। हमने क्लासेस में कुछ सीखा, लेकिन हो सकता है कि हम किसी संस्थान में अपनी ड्यूटी जहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत उसके जो नियम हैं, कानून हैं वो अलग हैं। तो हमें उन नियम और कानूनों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना है। और एक कुशल और प्रशिक्षित गार्ड को उन परिस्थितियों में हैंडल करना आना चाहिए। वे परिस्थितियां जो हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा हो गई, कोई भूकंप आ गया, आंधी तूफान आ गया, बहुत तेज बारिश आ गई, तो ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, उसमें हम अपनी स्वयं की एवं संस्थान में कार्य कर रहे कार्मिकों की सुरक्षा का किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। आग लग गई, तो आग लगने की स्थिति में हम उस संस्थान के लिए क्या बेहतर विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि आग लगते ही तो तुरंत फायर ब्रिगेड आएगी नहीं। उसके लिए हम इतने कुशल एवं प्रशिक्षित होने चाहिए कि फायर ब्रिगेड से आने से पहले हम थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है उतनी हम आग को कंट्रोल कर सकें। इसी ट्रेनिंग के तहत हमें फायर एंड सेफ्टी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सारे सिलेंडर्स का यूज़ बताया जाता है। आगे की क्लासों में आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेजे जाएंगे कि किस तरीके से आग को कंट्रोल करना है, किस आग के लिए कौन सा एस्टिगोनाइजर यूज़ करना है, आग के कितने प्रकार होते हैं और उन सारी स्थितियों से हमें किस प्रकार से हैंडल करना है, ये सारी क्लासेस में आपको बताया जाएगा। और चिकित्सा स्थिति, भाई अचानक से किसी की कोई तबीयत खराब हो गई, अचानक से किसी ने
किसी को किसी कीड़े ने काट लिया, तो ऐसी स्थिति में हम प्राथमिक उपचार क्या दे सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा कि फर्स्ट एड में क्या क्या आता है, उसमें किस तरह की दवाइयाँ होती हैं, उन बेसिक दवाइयों के बारे में, बेसिक जो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में जो आइटम्स होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि किसी भी चिकित्सकीय परिस्थिति में आप वहाँ के गार्ड्स को और वहाँ के स्टाफ को एक प्राथमिक उपचार तुरंत दे सकें। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। अब उद्योग सुरक्षा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें से देखते हैं क्या है। उद्योग आमतौर पर एक ऐसी जगह को संदर्भित करता है जहां कच्चे माल के प्रसंस्करण और माल के निर्माण से संबंधित आर्थिक गतिविधि हो रही है। इससे आप समझे होंगे उद्योग क्या है, फैक्ट्री क्या है। फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर कच्चा माल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी ग्रेडिंग होती है और पैकिंग होती है, और फिर उसको माल वो वहां से बाहर जाता है। कच्चा माल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो कुछ बनता है उसमें से, और फिर वो पैकिंग होके बाहर जाता है। तो ये उद्योगों में होता है। एक विशिष्ट उदाहरण है, एक ऐसी जगह होगी जहां साबुन जिनसे आप दैनिक उपयोग करते हैं निर्मित होता है। उद्योग छोटे, मध्यम या बड़े पैमाने के हो सकते हैं। अक्सर पैमाने को नियोजित लोगों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब कौन सा उद्योग बड़ा है, कौन सा मध्यम है, कौन सा लघु है, इन चीजों की स्थिति को हम किसके पैमाने पर नापते हैं, वहां काम कर रहे कार्मिकों के आधार पर, कि वहां पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर वहां पे 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो लघु की श्रेणी में आ गया। अगर वहां पे 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो मध्यम उद्योग में आ गया, और 500 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वृहद उद्योग में आ गया। तो इन सारी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए उद्योगों के प्रकार हैं, लेकिन जो बेसिक ड्यूटीज हैं वो एक गार्ड की वहां पर उतनी हैं। अगर लघु उद्योग है तो हो सकता है कि गेट कंट्रोलिंग के लिए 4 व्यक्तियों से ही काम चल जाए, और 4 दीवारी में राउंड लगाने के लिए 10 व्यक्ति ही काफ़ी हों। लेकिन वृहद उद्योग है, वहाँ पर हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत बड़ा एरिया है, उसकी 4 दीवारी बहुत लंबी है, तो वहाँ पर इस तरह के वृहद उद्योगों के लिए 100 कर्मचारी सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता रहती है। लेकिन ड्यूटीज एक छोटे उद्योग के लिए जो रहती हैं, एक सुरक्षा गार्ड की ड्यूटीज उसके कर्तव्य रहते हैं, वे ही कर्तव्य उसके एक बड़े उद्योग के लिए रहते हैं। एक शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड के रूप में आप एक औद्योगिक तैनाती में तैनात हो सकते हैं। अधिकांश कार्यों के बारे में जिन पर हमने पिछली इकाइयों में विस्तार से चर्चा की है, एक उद्योग में तैनात सुरक्षा गार्ड की नौकरी की जिम्मेदारी का हिस्सा है। उदाहरण के लिए गेट पर एक्सेस कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया था भाई, कोई उद्योग है वहां पर अपन को एंट्री करनी है, तो सबसे पहले तो हम एक्सेस कंट्रोल पे आएंगे। कोई गेट प्रवेश द्वार जो होगा उसे एक्सेस बोलते हैं, वो एक्सेस गेट है उसका, वहां पे पहुंचने का वही रास्ता है। तो उस गेट को कैसे कंट्रोल करना है, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, किसकी चेकिंग करनी है, किसकी नहीं चेकिंग करनी है, कौन स्टाफ से है, कौन बाहर का व्यक्ति है, किस पर गेट पास है, किस पे गेट पास नहीं है, किस पर विजिटर पास है, किस पर विजिटर पास नहीं है। जो व्हीकल्स आ रहे हैं उद्योग में, जो कच्चा माल लेके आ रहे हैं, उनकी एंट्रीज कहाँ पे करनी है, उनकी बिल्टी कैसे चेक करनी है, उनकी डिटेल्स कैसे डालनी है, ड्राइवर का नाम लिखना है, व्हीकल नंबर लिखना है, वेट करना है उसका, ये सारी चीज़ें गेट कंट्रोल पे ही, एक्सेस कंट्रोल पे एंट्रियां इन सब चीज़ों की हो जाती है। इसके बाद आता है गश्त। भाई ये काम तो एक गेट एक्सेस कंट्रोल वाला हो गया, ये पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो मैंने काम बताए सारे एक्सेस कंट्रोल के हैं, मतलब जो मेन गेट होता है वहाँ की ड्यूटीज हैं। इसके बाद आ गया गश्त। गश्त इसलिए लगाई जाती है कि कोई परिसर में कोई घटना तो नहीं घट रही है, कहीं से किसी चोरी की आशंका तो नहीं है, कहीं कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार की उस उद्योग के लिए हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, वहां पर कर्मचारी नियमित रूप से काम तो कर रहे हैं,
नाइट की शिफ्ट में कहीं वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं वो सो तो नहीं रहे हैं, या फिर किसी माल को दीवार से बाहर तो नहीं फेंक रहे हैं, मीन्स चोरी की घटना तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों के कंट्रोल के लिए गश्त की जाती है, जो नाइट में भी गश्त होती है और डे में भी हो सकती है। अब ये सारी प्रकृतियां पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, परिसर संस्थान की जरूरतों के हिसाब से डिसाइड होती हैं। अगर ऐसी संस्था है जहां पर दिन में भी गश्त करने की जरूरत है तो वहां पर हमारे गार्ड दिन में भी चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, रोटेट करेंगे, 1 घंटे में रोटेशन दे के आएंगे, फिर दूसरा रोटेशन इतने बजे का होगा टाइमिंग का। तो इस संस्थान की जरूरतों के हिसाब से हम इस चीज को डिसाइड करेंगे। तो पहला आ गया एक्सेस कंट्रोल, दूसरा आ गया गश्त, तीसरा आ गया व्हीकल अरेंजमेंट, यातायात की पार्किंग की व्यवस्था कैसे करानी है। यातायात का मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वहां पर जो व्हीकल्स आ रहे हैं औद्योगिक परिसर में, जो कच्चा माल आ रहा है या फिर किसी और से वहां पे कंस्ट्रक्शन उस उद्योग में हो रहा है, तो वहां पे जो रॉ मटेरियल्स कच्चा माल आ रहा है उसका भी तो हमें ही देखना है कि वो माल वास्तव में अंदर मंगाया भी गया है कि नहीं, अगर मंगाया गया है तो वो एक निश्चित मात्रा में है कि नहीं, या फिर उसकी पहले से जानकारी हमारे पास आ जाती है ज़्यादातर केसेस में कि इस तरह का व्यक्ति इस माल को लेके आ रहा है तो उनको अंदर जाने देना है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आते हैं हम आगे, यातायात नियंत्रण एक उद्योग में सुरक्षा गार्ड द्वारा किए गए कर्तव्य हैं। कर्तव्य का मतलब ड्यूटीज, ये सारी ड्यूटीज बताई हैं। गेटों का एक्सेस कंट्रोल, गश्त लगाना और यातायात नियंत्रण करना। इस इकाई में आप उद्योगों को सुरक्षित करने के बारे में अधिक जानेंगे जिनके लिए उच्च स्तर के एक्सेस नियंत्रण की जरूरत होती है। अभी कोई हाईली प्रोटेक्टिव एरिया है, उस हाईली प्रोटेक्टिव एरिया में हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारी वहां पे ड्यूटी है, तो उस संस्थान का जो एक्सेस कंट्रोल रहेगा वो काफी टाइट रहेगा। वहां कोई भी व्यक्ति बिना अपनी अच्छे से जानकारी दिए हुए प्रवेश नहीं करना चाहिए, या फिर अगर उसका वहां गेट पास नहीं है या फिर उसकी हमें कोई सूचना नहीं है कि वो व्यक्ति अंदर आने देना है कि नहीं आने देना, इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो संस्थान की प्रकृति के अनुसार अगर कोई सेंसिटिव एरिया है तो वहां पर हाईली एक्सेस कंट्रोल की जरूरत होती है। वाणिज्यिक संस्थानों के बारे में ये सारी चीजें हमने पढ़ी। औद्योगिक संस्थान अपनाते हैं वाणिज्यिक संस्थान संगठनों में मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र की इकाइयों को संदर्भित करती है। लाइक हम समझ सकते हैं कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज कौन सी हैं जहां पर हम सर्विस दे रहे हैं। औद्योगिक कौन सी हो गई जहां पर कच्चे माल से पक्का माल बन रहा है, आलू जा रहा है और आलू से चिप्स की पैकिंग होके बाहर बन रही है, वो तो उद्योग हो गया। लेकिन उस चिप्स के पैकेट को कहीं रख के बेचा जा रहा है ना, तो वो कमर्शियल एक्टिविटीज में आ गया। तो आप किसी शॉप को ले सकते हैं, किसी मॉल को ले सकते हैं, ये सारे कमर्शियल एक्टिविटीज में आते हैं। सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के विपरीत उन पदार्थों का उत्पादन नहीं करता है जिन्हें हाथ में रखा जा सकता है, वे सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अस्पताल में क्या होता है, कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना हो रहा है, कोई नया माल तैयार थोड़ी ना हो रहा है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बन रहा है, वहां पर हम सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। गैदरिंग बहुत सारी हो रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं और जा रहे हैं। तो उन वहाँ हॉस्पिटल में जो नियम बना रखे हैं गेट कंट्रोल के, एक्सेस कंट्रोल के, किसको आने देना है किसको नहीं आने देना, इमरजेंसी में क्या करना है, इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए वहां अस्पताल में ड्यूटी करनी है। तो सेवाओं में कौन कौन सी आती हैं, आपसे कोई पूछे सर्विस सेक्टर, ये इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटल्स आ गए, होटल्स आ गए, बैंक सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, ये सारे सेवा क्षेत्र में आ गए। यहाँ तक कि मॉल या सुपरमार्केट के मामले में जहां लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, मॉल उस उत्पाद का उत्पादन स्वयं नहीं करता। भाई बड़ा सा मॉल है होने को तो बहुत एरिया में फैला हुआ है और वहां पे प्रोडक्ट्स की अलग अलग शॉप्स हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पर माल बन रहा है और तैयार हो रहा है, वहां पर आलू जा रहा है, आलू से चिप्स बन रही है और पैकिंग हो रही है, वो नहीं है। वहां पे होने को वो बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन आएगा वो सर्विस सेक्टर में ही, क्योंकि वहां पे हम सेवाएं दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर रहे हैं।
यह केवल एक उत्पाद बेचता है जो कि पहले ही एक उद्योग द्वारा बनाया गया है। इसलिए मॉल, सुपरमार्केट जो रिटेल क्षेत्र का हिस्सा है, बड़े सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं, वो आ गए हाईली सर्विस सेक्टर में आ गए। वो सारी चीजें जो हैं, बड़े मॉल्स जो हैं। एक सुरक्षा गार्ड के रूप में आपको इस तरह की व्यावसायिक तैनाती के लिए सुरक्षा प्रदान करनी पड़ सकती है। ओके।